नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 का 7वां शिफ्ट सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि 7वें शिफ्ट 13 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 6 शिफ्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और जब तक हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तब तक सारी शिफ्ट आ चुकी हो। तो आप लोग प्लीज़ एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे 21 शिफ्ट ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे सोल्यूशन आता जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट चेक करते रहें। कुछ लोग कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं आता वीडियो आने के बाद, तो आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप तक वीडियो आने के बाद नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो आते हैं पहले प्रश्न पे। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी शेयर कर देना, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा पीडीएफ मैं जिस पीडीएफ से सॉल्व करवा रहा हूँ वो कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन जब भी खुद से सॉल्व करें और कोई क्वेश्चन फंसे तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पे पहुंच पाए। ठीक है, अदरवाइज आपको इधर उधर एक एक क्वेश्चन चेक करना पड़ता है। कि जो बार ग्राफ है वो इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाता है किसी कंपनी का 5 सालों तक, यानी 14 से लेकर 18 तक। आपको दिया गया है इनकम ब्लू वाला और रेड वाला आपका एक्सपेंडिचर है। तो कहा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम इज मिनिमम, यानी कि एक्सपेंडिचर का मिनिमम रेशियो किससे है, किससे, इनकम से, यानी एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो मिनिमम कैसे किस ईयर में है। अब आप देखो वैसे करोगे तो 5 साल। अब अगर ऑप्शन पे जाओगे तो आपको कौन सा ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर ईयर की बात करें तो देख सकते हो आपको कौन से ईयर का नहीं चेक करना है, 15 का नहीं चेक करना है, 14, 16, 17 और 18 का चेक करना है। यानी 15 का छोड़ के बाकी 14, 16, 17, 18 का चेक कर लो। ठीक है, आपसे कहा गया एक्सपेंडिचर और इनकम का निकालना है। एक्सपेंडिचर और इनकम 175/225। ठीक है, 22 अट्ठे कितना होता है 176, यानी कि 0.8 के करीब, 0.75 के करीब आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर देखें 16 में तो आप 325 आप कहेंगे 325 का 8 गुना, ये कितना हो जाएगा 325 का 8 गुना, 32 का 8 गुना कितना होता है, या 33 का 8 गुना निकाल लो। 33 का 8 गुना कितना होता है 264 होता है। 264 से ज़्यादा यानी कि 0.8 से ज़्यादा ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें 350 का आपको पता है 7 गुना, मतलब 8 गुना लेंगे, 35 का 8 गुना 28 होता है, मतलब 35 का 8 गुना 280 होता है, यानी कि 280 से ज़्यादा, यानी 0.8 से ज़्यादा ये भी है। और अगर यहाँ पे ले 350 और 325 का, तो 35 का आपको पता है 9 गुना कितना होता है, 35 का 9 गुना 315 होता है, यानी 0.9 से ज़्यादा ये है। अब सबसे कम पूछा गया था किस ईयर में, तो आप देख पा रहे यहाँ पे रेशियो है 0.75, तो सबसे कम कहाँ पे है 2014 में। अगला प्रश्न आपका अलजेब्रा से कहा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया गया, एक्स वाई जेड दिया गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू पूछी गई। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3xyz, 3xyz प्लस एक्स वाई जेड है यानी 4xyz हो जाएगा, और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रेकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू पुट करते चले जाओ आपका आंसर आ जाएगा। तो 4xyz यानी 4 इंटू 81 यानी 324 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18 इंटू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, नहीं सॉरी 18 का स्क्वायर एक बार देख लेते हैं, 18 का स्क्वायर, ठीक है 324 हो जाएगा, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई यानी ये 270 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 324 प्लस 18 गुणे ये कितना हो जाएगा 54, यानी कि 324 और धन 324 का 3 गुना, यानी 324 का 4 गुना हो गया, यानी कि 1296 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना आप। कहा गया एक संख्या है 9 अंकों की, वो 36 से डिविजिबल है। 36 से डिविजिबल मतलब वो 4 से डिविजिबल होगी और 9 से डिविजिबल होगी। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए, यानी y8 कटना चाहिए किससे 4 से। आपको लार्जेस्ट वैल्यू y की रखनी है, y की सबसे बड़ी वैल्यू रखें, रख के चेक करो। y बराबर 9 रखोगे तो क्या 98 4 से कटेगा, नहीं कटता, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 8। y की मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी और हमारी संख्या क्या बन गई 7x 792 5188। अब आपको इसको काटना है 9 से। 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, यानी 8 5 13 7 20 प्लस एक्स बचा। 20 में 18 तो कट जाएगा, यानी आपका सम ऑफ डिजिट्स बचेगा 2 प्लस एक्स। अब 2 प्लस एक्स अगर किससे डिविजिबल हो जाए, किससे डिविजिबल हो जाए 9 से डिविजिबल हो जाए, तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। 2 प्लस एक्स 9 से डिविजिबल कब होगा, जब एक्स बराबर हम क्या रखेंगे 7। एक्स बराबर 7 हो गया, वाई बराबर 8, तो आपको निकालना था 10x स्क्वायर, यानी 10 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 490, माइनस 3 गुणे 8 का स्क्वायर यानी 64 या 192, घटा दो तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 18 में से 9 हो जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 1 तो 298 उत्तर। क्या कहा गया, ये जो हिस्टोग्राम है वो 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिखाता है,
40 स्टूडेंट का, यानी कि 0 से 5 के बीच, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं ये दिखाता है। और आपसे कहा गया मैक्सिमम मार्क्स 30 है, ठीक है। अगर पास करना है तो 10 मार्क्स लाने होंगे। कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द टेस्ट एंड ऑब्टेन्ड लेस देन 50% मार्क्स, यानी कि 10 से ज़्यादा पाने वाले, 10 से ज़्यादा पाने वाले और 50% से कम, यानी 30 में 50% कितना होता है, 15 नंबर से कम पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 10 से ज़्यादा और 15 से कम। 10 से ज़्यादा और 15 से कम कितने स्टूडेंट है 10 से 15 के बीच में, 7। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में अच्छा प्रश्न है, कहा गया कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें दो बिंदु बी सी भुजा पे डी और ई इस प्रकार से कि ए डी बराबर ए। सबसे पहले फिगर बना लो। देखो ये आपका हो गया ए बी सी। देयर आर 2 पॉइंट्स डी एंड ई ऑन दिस साइड ऑफ ट्रायंगल। इस प्रकार से कि ए डी जो भुजा है वो ए ई के बराबर है। ए डी भुजा ए ई के बराबर है, मार्क कर दो, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। बी ए डी जो कोण है, यानी ये वाला कोण कौन से, सी ए ई के बराबर, यानी इस वाले कोण के बराबर। ए बी की लंबाई दी गई 2p+3, 2p+3 और इसकी लंबाई बी डी की लंबाई देगी 2p। ए सी की लंबाई दी गई 3q-1, इसकी लंबाई दी गई q, ठीक है। आपसे कहा गया p+q की वैल्यू बतानी है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब एक बात बताओ, छोटे वाले ए डी ट्रायंगल में देखो, अगर ये भुजा बराबर है इसके, तो आप देखो ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। ट्रायंगल ए डी में दो भुजाएं बराबर, उनके सामने के कोण बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ऐसे ये वाला 180 माइनस थीटा, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर। आपको पता है ट्रायंगल ए बी डी को देखो, ट्रायंगल ए इसी में ये कोण बराबर इसके है, ये कोण बराबर इसके है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी बी बराबर सी हो जाएगा। और ट्रायंगल ए बी सी के दो कोण बी और सी बराबर हो गए, तो आप कह सकते हैं इनके सामने की भुजाएं यानी 2p+3 बराबर हो जाएगा 3q-1, पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरे केस में देखो, आपने कहा कि भैया ये देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों कोण बराबर हो गए और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ये बराबर इसके हैं, तो ये पहले तो तीनों कोण बराबर होने से, तीनों एंगल बराबर होने से ये सिमिलर हुए, और अगर साइड्स बराबर हो गए तो आप कहेंगे इनके ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी भी ट्रायंगल के लिए 3 कोण बराबर हो जाए और फिर एक साइड भी बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांगसम। सर्वांगसम होने का मतलब कि ये बराबर, संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, यानी ये बराबर इसके हो गया, ये बराबर इसके हो गया। तो आप देख लो 2p बराबर q लिख दो, बस सॉल्व कर लो दोनों को। तो अच्छा प्रश्न था नहीं था, तो आप यहाँ 2p बराबर q रखोगे, यानी q+3 बराबर 3q-1, यानी यहाँ से 2q=4 मिल गया, यानी q=2 मिल गया। q बराबर 2 और q बराबर 2 है, तो p बराबर कितना आ जाएगा 1, p बराबर 1, q बराबर 2, p+q कितना हो जाएगा 3। अच्छा प्रश्न था नहीं था। टाइम एंड वर्क का प्रश्न कहा गया 4 आदमी 6 लड़के 8 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं और 6 आदमी 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं, यानी 4 आदमी 6 लड़के कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। 6 आदमी 4 लड़के कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में। तो आपसे कहा गया कि 5 आदमी 4 लड़के कितने दिन में करेंगे। अब अगर देखो इधर 42 एम है, इधर 32 एम है, यानी कि 10 एम अंतर आ जाएगा। इधर 48 भी है, इधर 28 भी, यानी कि 20 भी, यानी एक आदमी बराबर 2 लड़का, एक आदमी बराबर 2 लड़का, यानी अगर लड़का एक काम करता है तो आदमी 2 काम करता है। टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। हम पहले जगह से निकालते हैं, 4 दूनी 8, 6 14, 14 8 112 यूनिट टोटल वर्क हो गया। और हमें करवाना किससे, 5 आदमी, यानी 10 और 4 14 एक दिन में होगा, तो 14 8 112, टोटल डेज कितने लगेंगे, 8 डेज, खत्म। मेरा हमेशा से फंडा है सिंपल प्रश्नों को सिंपल तरीके से सबसे तेज करो, और फास्ट जो थोड़े कैलकुलेटिव प्रश्न हो उनको थोड़ा कैलकुलेशन शार्प करके अच्छे से करो, वहाँ पे टाइम दे दो वहाँ पे, क्योंकि गलती होने के चांसेस, लेकिन आसान प्रश्न में तो गलती कम होती है ना। कहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। कहा गया कि एक धन है जिसका जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो 1/4, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/4, यानी p/4 है। और कहा गया कि जो इंटरेस्ट रेट परसेंटेज है, यानी कि r है, वो टाइम का 4 गुना है, यानी कि 4 गुना टाइम का है, ठीक है। तो आपसे कहा गया अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट 5,000 रुपये पे 3 साल के लिए कितना होगा। अब देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, प्रिंसिपल गुणे रेट इंटू टाइम बाई 100, ये बराबर आपको दिया गया p/4, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा p कट गया, यानी t बराबर कितना आ जाएगा 10 बटे, देखो t² बराबर 100/16, यानी t बराबर 10/4, यानी कि 2.5%, 2.5 हो गया। अब t बराबर 2.5 आ गया भैया, या t बराबर हमारा कितना आ गया 10/4, तो यहाँ से रेट कितना हो जाएगा, देखो
रेट 4T है, यानी रेट की वैल्यू 10%। अब अगर रेट 10% ना होकर 2% बढ़ जाए, यानी कितना हो जाए 12%। 12% एक साल में, तो 3 साल में 36%। 36% 5,000 का कितना हो जाएगा 1,800 रुपये। काम खत्म। कहा गया एक वृत्त की दो जीवाएं हैं AB और CD, जिनको बढ़ाने पे बाहर ये कहीं मिलती हैं। बढ़ा दो जीवाओं को। ये ABCD ये कहाँ पे मिलती हैं, P पे मिलती हैं। आपको AB 6.3 दिया गया, BP 4.5 दिया गया, CD आपको दिया गया 3.6। तो आपको PD की लंबाई निकालनी है। आपको पता होगा सेकेंड थ्योरम क्या कहती है। सेकेंड थ्योरम कहते हैं PB इंटू PA बराबर PD इंटू PC, यानी कि 4.5 गुणे पूरी लंबाई PA की, तो 4 6 10.8 हो जाएगा, बराबर x इंटू एक्स प्लस 3.6। यही तो हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। अब देखो, ये देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4.5 गुणे 10.8 को हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो 10.8 को हम लिख सकते हैं 5.4 गुणे 2 लिख सकते हैं, और गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं। देखो 10.8 को हमने तोड़ा, 5.4 गुणे 2 और 2 का इसमें गुणा कर दो, 9। 9 को लिख सकते हैं 5.4 प्लस 3.6। ये बराबर दिया गया है x इंटू एक्स प्लस 3.6। बस आपका काम खत्म। देखो x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5.4, यानी आपका उत्तर 5.4 हो गया। ABC की बात की गई, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए टोटल का कितना लगाता है 33 सही, 1/3%, यानी 1/3 लगाता है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 3x की है, तो ए ने x इन्वेस्ट करा। बी जो है रिमेनिंग का 25%, रिमेनिंग कितना बचा 2x। 2x का 25% कितना हो जाएगा 0.5x। 0.5x ये, और बाकी जो बचा 1.5x वो सी लगाते हैं। ठीक है। कहा कि अगर प्रॉफिट 2,19,000 का है तो ए का हिस्सा बताओ। आपने कहा कि ए ने जब यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपसे कहा गया कि ए 33 से 1/3% लगाता है, तो आपने कहा अगर प्रॉफिट जो होगा उसमें भी उसके 33 से 1/3% हिस्सा मिलेगा, यानी 1/3। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 3 7 21 73,000 रुपये। ये सब बाकी चीज़ें फर्जी दी। कहा गया एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, कॉर्ड AB और CD दोनों पैरेलल हैं, और BC डायमीटर। आप पहले BC डायमीटर बना लो, BC। ठीक है। AB एक जीवा है और CD दूसरी जीवा, और दोनों पैरेलल हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, वो ये, अगर किसी वृत्त के व्यास से दो जीवाएं खींची जाएं, मतलब व्यास के दोनों टर्मिनल से दो जीवाएं खींची जाएं और वो पैरेलल हों, तो आपको पता होना चाहिए कि वो केंद्र से समान दूरी पे होंगे। तो आपसे कहा कि AB 6 सेंटीमीटर पे, AB 6 सेंटीमीटर पे है, तो DC भी 6 सेंटीमीटर पे होगी। यही आपको समझना था। आपको डायमीटर कितना दिया गया, डायमीटर मेरे भाई 20 दिया गया, यानी कि रेडियस कितनी हो गई 10। अब आपसे कहा गया जीवा CD की लंबाई बतानी है। आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर तो ये इतना दूरी 10 है, ये 6 है, तो ये 8 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर आपको पता है, अगर किसी जीवा पे यानी किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये जो है वो पूरी जीवा CD का आधा है, तो CD का आधा अगर 8 है तो CD पूरा कितना हो जाएगा 16। कॉन्सेप्ट समझ में आया। पाई चार्ट देखो, कहा कि ये पाई चार्ट जो है वो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है वेनिला केक्स, चॉकलेट केक्स प्रतिदिन जितने बिकते हैं उसका। कहा गया टोटल केक्स जो हैं वो 10,500 बिकते हैं, तो उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है। कहा कि रेशियो ऑफ वेनिला केक्स सोल्ड टू चॉकलेट केक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 4:3, यानी कि जो फ्राइडे को 4:3 के अनुपात में क्या बिकता है, वेनिला और चॉकलेट केक। कहा गया इफ द प्राइस ऑफ वन वेनिला केक इज 9 रुपया एंड दैट ऑफ वन चॉकलेट केक इज 10 रुपीज, टोटल अमाउंट्स अर्न बाय सेलिंग ऑल द वेनिला केक्स एंड चॉकलेट केक्स ऑन फ्राइडे इज। देखो आपसे कहा गया टोटल 10,500 केक पूरे वीक में बिकते हैं, 10,500 टोटल बिकते हैं। फ्राइडे को उसका 10% यानी 1,050 ही बिका होगा। ठीक है। आपको कहा गया कि इसमें 4:3 के अनुपात में क्या क्या बिकते हैं, वेनिला और चॉकलेट। 4:3 यानी टोटल 7, 7 बराबर 1,050, यानी 1 बराबर 150। तो वेनिला हो गया 600, ये हो गया 450। वेनिला का दाम दिया गया कि 9 रुपये में बिकता है और चॉकलेट का 10 रुपये में बिकता है। तो आपका टोटल पैसा कितना हो गया, 9 छक्के 5400 इधर आया, 4500 इधर, यानी टोटल कितना में बिकेगा 9900 में। कहा गया एक फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। अगर मेल एम्प्लॉयज़ और फीमेल एम्प्लॉयज़ का अनुपात आपको 5:3 दिया गया, किसका अनुपात दिया गया, मेल एम्प्लॉयज़ और फीमेल एम्प्लॉयज़ का अनुपात आपको कितना दिया गया 5:3 दिया गया, और कहा गया 87.5% रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। फैक्ट्री में कहा गया 92% मेल एम्प्लॉयज़ रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, तो टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने % रेगुलर हैं। देखो आप एक बात बताओ 400 टोटल एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है। 400 में से 87.5 क्या है, 400 में से 87.5 क्या है, रेगुलर। तो रेगुलर यानी कि कितना हो गया 400 का 87.5 यानी 350 रेगुलर हो गया। हमने कहा मेल एम्प्लॉयज़ की संख्या 5 है और फीमेल एम्प्लॉयज़ की संख्या 3 रेशियो में,
यानी कि 5 3 8 बराबर 400 यानी 5 बराबर 250। मेल हो गए 250। मेल में से 92% क्या है, रेगुलर है। 92% रेगुलर है, इरेगुलर कितने हो गए 8%। 25 का 8% 20, यानी कि 20 इरेगुलर, तो रेगुलर कितने हो गए 230। मतलब 250 का 92% हमने निकाल लिया 230। आपको पता है टोटल 350 एम्प्लॉयज़ रेगुलर हैं, जिसमें से 230 मेल है, तो फीमेल कितनी हो गई 120। और फीमेल की संख्या है कितनी 150। तो 150 में से अगर 120 फीमेल से रेगुलर हो गई तो परसेंटेज में कितना हो गया 80%। काम खत्म हो गया, ठीक है। या फिर आप मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते थे, कैसे 92% मेल एम्प्लॉयज़ रेगुलर है, आप मान लो X% फीमेल एम्प्लॉयज़ रेगुलर है, टोटल 87.5 है। आपको पता है जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है इनका 5:3। मिक्सचर एलिगेशन 92 में से 87.5 घटेगा कितना आएगा 4.5। 4.5 बराबर है 3 रेशियो की, यानी 1 रेशियो 1.5, यानी 5 रेशियो कितना हो जाएगा 7.5। और यानी कि आपको पता है कि देखो 7.5, आपको पता है इधर कितना आया था 4.5। आपको पता है एक्स जो है वो 87.5 में से घटेगा तो आपको देना चाहिए 7.5, क्योंकि 92 में से इधर घटाया तो इधर 87.5 में से एक्स घटेगा, तो आप 87.5 में से 7.5 कम कर दो, यानी 80% हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन वाली मेथड। आपको दिया गया 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। यहाँ से आप सीधे निकाल सकते हो 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, यानी आप कह सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा 4/5। या आप कह सकते हो 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, तो 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा हो गया, तो 5 sin थीटा की जगह 4 cos थीटा, 4 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा 6 cos थीटा बटे में 4 cos थीटा प्लस 3 यानी कि 7 cos थीटा। cos थीटा कट गया, यानी आपका उत्तर 6/7। खत्म। सिंप्लीफाई करना था। tan 45 की वैल्यू 1 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 उसका इस क्यूब 1/8 4 में गुणा होगा 1/2 मिलेगा। नीचे 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 इसका स्क्वायर 2, माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू होती है √2/√3 उसका स्क्वायर 4/3, 3 से कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 4, और प्लस साइन 30 होता है 1/2, यानी आपका 4 4 कट गया, यानी आपका ऊपर है 3/2 नीचे 1/2 डिवाइड करेंगे 3। कहा कि एक काइट जो है 120 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है एक स्ट्रिंग से जुड़ के, 120 मीटर दिया गया, कोण बनाती है 60 डिग्री का। आपको स्ट्रिंग की ऊंचाई देनी, धागे की ऊंचाई बतानी, यानी डोर की ऊंचाई। आपको पता है ये 120 है, ये 60 डिग्री है। आपको पता है ये है परपेंडिकुलर 60 के सामने, ये है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो देता है साइन। साइन 60 बराबर होता है √3/2, यानी √3/2। अगर इसकी वैल्यू बात करें, यानी 120 बटे, अगर हाइपोटेन्यूज को एच माने यानी स्ट्रिंग की लंबाई को एच माने, तो 120 बटे एच बराबर हो जाएगा √3/2। तो √3 इससे कटेगा 40 √3 आएगा, और 40 √3 में 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 80 √3 स्ट्रिंग की लंबाई हो जाएगी। एक चाय का विक्रेता है 9 रुपये पर कप बेचता है तो 50% का फायदा होता है। कहा गया कि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 25% बढ़ गया और उसने चाय 10 रुपये पर कप बेचनी शुरू करी, तो प्रॉफिट बताओ। देखो हमने कहा 50% फायदा कमाता है जब 9 रुपये में बेचता है, यानी कि अगर 2 रुपये उसका, या ऐसे मानो 20 रुपये 20 यूनिट उसका इंग्रेडिएंट का प्राइस पड़ता था तो वो बेचता था 30 रुपये में, या 2 रुपये अगर इंग्रेडिएंट का प्राइस 2 यूनिट पड़ता था तो वो बेचता था 3 रुपये में। 50% का प्रॉफिट, 3 यूनिट बराबर है 9 रुपये, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 3 रुपये, यानी उसका कॉस्ट पड़ता था पहले 6 रुपये। अब कहा गया 25% बढ़ गया, 6 का 25% यानी 1.5 रुपये बढ़ गया, यानी 7.5 हो गया आप बढ़ के इंग्रेडिएंट की प्राइस, और अब बेचता है 10 रुपये में, यानी कि फायदा कितने का 2.5 का फायदा है 7.5 पे, यानी 1/3 का फायदा, 1/3 33 से 1/3% होता है। कहा गया एक सिलेंड्रिकल वेसल है 32 सेंटीमीटर व्यास का, उसको वाटर से भरा गया है। अब कहा गया मेटेलिक स्फीयर है 12 सेंटीमीटर का जो उसमें ड्रॉप किया जाता है, तो आपसे कहा गया वाटर लेवल में कितने की वृद्धि होगी। आपको पता होगा कि अगर कोई सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें कोई हम गोला डालते हैं, तो गोले द्वारा अगर मान लो पहले पानी यहाँ तक था मान लो, अब बढ़ के यहाँ तक हो गया, तो जो ये h ऊंचाई का पानी बढ़ेगा उसका आयतन जो होगा, यानी इस शंकु के इस पार्ट का, मतलब उसके सिलेंडर के इस पार्ट का आयतन जो होगा, इस पार्ट का वो आयतन जो होगा, यानी h ऊंचाई का आयतन जो उसके होगा वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी आपने कहा 4/3, गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू रेडियस कितना है गोले की 12, तो 12 का क्यूब, तो 12 × 12 × 12 ये बराबर हो जाएगा सिलेंडर के आयतन के, जिसका आधार रेडियस है 32 का आधा 16, तो पाई r² h होता है सिलेंडर का आयतन, पाई × 16 × 16 × ऊंचाई, मान लो h ऊंचाई इंक्रीज होता है, तो आप 12 16 देखो 4 से 1 कटा 4, 4 से 1 कटा 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब आपका बचा 16h बराबर 144, यानी h बराबर 9। देखो कहा गया कि फैमिली ए का, ठीक है, कहा गया गिवन पाई चार्ट शोज द मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए एंड फैमिली बी अंडर वेरियस हेड्स।
ए और बी का आपको दिखाता है अलग अलग, जैसे फूड पे दोनों इतने ही % खर्च करते हैं, यानी परसेंटेज में सब बराबर खर्च करते हैं, बस आपको दिया गया कि मंथली एक्सपेंडिचर ए का जो है वो इतना है और बी का इतना है, रुपये अलग अलग है। अब कहा गया यानी ए का 50,000 है और बी का 75,000, ध्यान से देना है, देखना है, ए का 50,000 है और बी का 75,000 है। ये देखो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो ए का 50,000 है, यानी ये 50,000 है और ये 75,000 है, ठीक है, दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ, वो कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए का 50,000, बी का 75,000, ठीक है। कहा कि इफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द फैमिलीज आर कंबाइंड टुगेदर देन द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट ऑन बोथ फैमिलीज टुगेदर विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ फैमिली। कहा गया कि अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, आपको पता है इसका खर्चा कितना है, 50,000। 50,000 में एंटरटेनमेंट पे 10% खर्चा करता है ये वाला, यानी 5 के ये खर्च करता है एंटरटेनमेंट। इसका है 75,000, 75,000 में 12%, या 75,000 का 12% कितना हो जाएगा, 9,000, 9,000 ये खर्च करता है। ये इंटरटेनमेंट पे दोनों फैमिली द्वारा किया गया खर्चा है। आपने कहा टोटल कमाई उनकी कितनी है, इसकी 75 है, इसकी कितनी है 50, दोनों की मिलकर 125। तो आपसे कहा कि कितना % खर्च करते हैं, तो 125 का 14 कितना % है, आप कहेंगे 14/125 गुणे 100 लगा लो, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 14 चौको 56 में 5 से डिवाइड करोगे 11.2% आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर। एक शॉपकीपर की बात की गई, कहा गया 28% डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट होता है। अगर उसे 3,080 रुपये का एक आर्टिकल को बेचने पे लाभ होता है। आपने कहा अभी प्रॉफिट हमें दिया गया 20%, 20% का प्रॉफिट बराबर 3,080 है, यानी 100 अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 20% 3,080 है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3,080 गुणे 5, यानी कि कितना हो जाएगा 15,400 रुपये। CP हो गया 15,400, और 15,400 रुपये पे क्रय मूल्य हो गया, और कहा गया लाभ ले रहा है 3,080 रुपये का, तो आपको विक्रय मूल्य पूछा गया, यानी 3,080 इसमें जोड़ देना है। ये CP है, प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस होता है CP प्लस प्रॉफिट, तो 15 3 18,480 रुपये हो जाएंगे। एक ट्रेन है 225 किलोमीटर की जर्नी 2.5 घंटे में तय करती है, ठीक है। आपको बताना है 450 किलोमीटर कितनी देर में। अब 225 5/2 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 225/5/2, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड होगी। अब 90 से 450 जाना है, तो 450/90 यानी 5 लगेंगे। कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत 30 है। कहा गया एक संख्या घटा दिया जाए तो एवरेज 31 हो जाता है, तो एक्सक्लूडेड नंबर। आपने कहा 5 संख्याएं थी, एवरेज कितना था 30, हमने एक संख्या निकाली, तो 4 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया 31। देखो 4 संख्याओं पे वो एवरेज कितना बढ़ा जाती है, देखो 4 संख्याओं पे एवरेज में वृद्धि कितनी होगी, 1 1 की, यानी कि 4 अगर उसके जाने से प्लस का 4 आ जाता है। प्लस का 4 कब आता है, एवरेज से प्लस का 4 आने का मतलब कि उसके पास माइनस का 4 रहा होगा एवरेज से, तभी देखो 30 से -4 रहा होगा, तभी तो ये प्लस वाला 4 इसमें जाके इसको 30 बना रहा था, यानी वो संख्या 30 -4 रही होगी, क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा 4 हुआ है वो इसमें कंपनसेट होकर तब एवरेज 30 बनता होगा, यानी वो संख्या हो जाएगी 30 - 4 26। अगर ऐसे नहीं समझ आता, आपने कहा 5 संख्याओं का एवरेज 30 था, यानी उनका योग होगा 150। अगर उसमें से एक संख्या निकली, x निकल गई, तो 4 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया 31, यानी 4 संख्याओं का योग कितना बचा 124। तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 - 124 यानी 26, काम खत्म। स्क्वायर का डायगोनल दिया गया है, डायगोनल की लंबाई आपको दी गई है a + b, तो आपको एरिया बतानी है, ठीक है। एरिया क्या होगी, ठीक है। देखो हमेशा जानो कि भैया जो एरिया होती है ना वो कितनी होती है, डायगोनल का स्क्वायर के लिए यानी वर्ग के लिए d²/2 होती है, यानी ½ × d², यानी a² + b² + 2ab। हमने क्या किया, a² + b² को एक टर्म माना, यानी इसके आगे ½ हो गया, और 2ab में अगर ½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ab हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। त्रिभुज ABC में D बिंदु BC भुजा पे इस प्रकार से है, देखो ABC ट्रायंगल, देखो इसमें D बिंदु ले लो भुजा BC पे, ठीक है। इस प्रकार से है, इसको मिला दो पहले तो, ठीक है। इस प्रकार से कि आपका जो कोण दिया गया कौन सा ADC, ये वाला कोण ये BAC के बराबर है, यानी इस कोण के बराबर है, ऐसा कहा गया। CA बराबर 12 दिया गया, CD बराबर आपका 8 दिया गया, आपको BC की लंबाई पूछी गई। ट्रायंगल ABC में देखो, ट्रायंगल ADC में एंगल A इसका बराबर हो जाएगा एंगल D इसका, ठीक है। एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल C बराबर एंगल C, यानी इसका एंगल B बराबर हो जाएगा इसके एंगल DAC के, बस आपका सिमिलर हो गया।
आपने कहा इसमें एंगल बी ये वाला इसके बराबर हो गया, तीनों कोण बराबर हो गए। देखो आप कौन कौन से, ये ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है और ये ट्रायंगल डी ए सी की बात हो रही है। अब देखो आपने कहा इसका एंगल ए इसके डी के बराबर है, यानी आपने कहा ट्रायंगल ए ट्रायंगल डी, ठीक है। ट्रायंगल ए कौन सा, फिर उसके बाद ए के बाद सी दोनों में कॉमन है, यानी कि सी, इधर डी सी, ये डी सी ए बनेगा और ये वाला कौन सा बनेगा ए सी बी। ये क्या हो जाएंगे सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, यानी ए सी बटे डी सी बराबर सी बी, यानी कि सी बी बटे सी ए बराबर ए बी बटे ए डी। हमें निकालना क्या है, सी बी की लंबाई निकालनी है। सी बी कहाँ से मिलेगा, आप सबकी वैल्यू रख दो। ए सी आपको दिया गया 12 बटे डी सी की लंबाई कितनी है 8 बराबर सी बी की लंबाई कितनी है, अगर इसको एक्स माने तो सी बी ही रहने दो, तो ये हो गया सी बी बटे सी ए कितना है 12। तो यहाँ से सी बी बराबर कितना हो जाएगा भैया 12 गुणे 12 बटे 8, यानी 144 बटे 8 यानी कि 18। काम खत्म। कहा क्या गया, कहा गया 13 ए बी सी 4 डिस्टिंक्ट नंबर है और एस सी एफ जो है ईच पेयर का 13 ए 13 बी 13 सी का 13 है, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी सी तीनों 13 से कट रही हैं, ठीक है। और कहा गया सभी 13 से छोटी हैं, मतलब ए बी सी तीनों 13 से छोटी हैं और सबसे बड़ी कौन सी है सी। देखो अगर हम बात करें सी को सबसे बड़ा, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो, जो 60 से छोटा हो तो 52 ये हो सकता है, 39 ये हो सकता है और 26 ये हो सकता है। सबको अलग अलग भी रखना है, ठीक है। सबका देखो 13 और 26 कैल्शियम 13, 13 और 26 कैल्शियम 13, 13 और 39 कैल्शियम 13, 13 और 52 कैल्शियम 13 और ए बी सी ईच लेस देन 60 वो भी केस होल्ड हो गया। और आपको कहा गया था कि ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। आपसे कहा गया ए प्लस सी बटे बी की वैल्यू बतानी। ए प्लस सी कितना हो गया 26 52 78, 78 में 39 से डिवाइड करना है 2। अच्छा प्रश्न, ये भी नंबर सिस्टम का बहुत सुंदर सा प्रश्न। कर डालो सिंप्लीफाई, एक्स की वैल्यू निकलेगी 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5, यानी ये लिखा है 5 माइनस एक्स, ये 5 माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स में से 5 माइनस एक्स घटाने, यानी ये खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद कह गया 1/200 ऑफ 20 माइनस एक्स, माइनस में 1/20 200 ऑफ 20 माइनस एक्स, यानी माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स माइनस 20 यानी एक्स बाई 200 और प्लस 20 बाई 200 यानी 1/10 यानी 0.1 बराबर है 0.1। हमने सही किया है, माइनस है, ठीक है। ये माइनस 0.1 बराबर है किसके 0.08 के, यानी x बाई 200 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.08 यानी 1.08 नहीं 0.018, ठीक है 0.018 0.018 नहीं 0.1 हाँ 0.18, यानी x बराबर हो जाएगा 0.18 इंटू 200, तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा। यही प्रश्न था। तो ये थे वो प्रश्न जो 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, ठीक है। 25 के 25 प्रश्न आपने शानदार तरीके से कर लिए। आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, वो जरूर चेक करें, ठीक है। आपको CGL Tier 1 2021 सॉल्व पेपर्स जरूर चेक करना। और जो लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, वो क्या करेंगे घंटा दबा देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। ये घंटा दबा के नोटिफिकेशन में क्या कर लेना है ऑल कर देना है, ठीक है। आपको नोटिफाई किया जाएगा यूट्यूब की तरफ से।